हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि इसी वीडियो में सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस होकर पढ़ना है, किस टॉपिक पे से क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन सभी चीजों को आज वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट कर दे वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं आखिर लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, समझेंगे हम लाइफ प्रोसेस को। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो सारे बेसिक फंक्शंस जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, उसे क्या कहते हैं? हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। डेफिनेशन पे एक बार नजर डालते हैं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी हम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, हमारी सर्वाइवल के लिए जो फंक्शन जरूरी है, उसी को क्या कहते हैं? हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेस में पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, फिर रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है एंड लास्ट एक्सक्रीशन पढ़ना है। इन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। देखते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। जैसे हम खाना खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं तो उसमें हम प्रोटीन खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो ये सारे पोषक तत्व हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको जो खाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसे क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ डेफिनेशन में, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, कि वो प्रोसेस जिससे हम अपना खाना खाते हैं, साथ ही साथ हम उस खाने को यूटिलाइज करते हैं हमारी एनर्जी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में रिपेयर जो होते हैं उनके लिए। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन के कुछ मोड्स होते हैं, हम उन मोड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? कि ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट। कि वो जीव जंतु जो कि मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए किसी और चीज पर निर्भर नहीं है, वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होने कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, हमारा जो प्लांट है वो वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन ग्रीन होते हैं ना। हमारे प्लांट्स ग्रीन ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। की जो पौधे होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसी वजह से जो प्लांट होता है उनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो वाटर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके प्लांट अपना खाना बनाते हैं और इसी को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल प्लांट है, एग्जांपल ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं हम कि अब देखो जो प्लांट अपना खाना बना रहा है, तो प्लांट जो अपना खाना बनाता है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है और साथ ही साथ आपको जो फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन है वो लर्न होना चाहिए। अब देखो वो क्या है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट बिना सनलाइट खाना तो बनाएगा नहीं। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, इज अ ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लांट। इसीलिए हमारे प्लांट कैसे होते हैं? हरे हरे होते हैं। ठीक है, तो बनता क्या है? C6H12O6। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। अब ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फिर जो लाइट होता है, जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। वाटर जो आपका है, मतलब जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है अपने रूट से, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है उसकी स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर कह रहा है कि जो कार्बन फिक्सेशन यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होता है किसमें? आपके ग्लूकोज में, जो कि आपका मतलब जो कि आपके प्लांट से क्या होता है? भोजन होता है, खाना होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है। इसमें देखो लाइट एनर्जी जो सन से ले रहा है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है और ऑक्सीजन हमको वो मतलब उसका तो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, बट हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। इवन प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि प्लांट भी ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन को भी लेते हैं लेकिन मात्रा कम होती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो प्लांट्स के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब रेस्पिरेशन क्या होता है हम समझेंगे। फिलहाल ये टॉपिक था तो मैंने आपको समझा दिया छोटा सा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। और टॉपिक तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो
और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने खाने के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो उसमें सब जो टाइप है, सबसे पहला वो है होलोजोइक। होलोजोइक हम इंसान होते हैं बेटा, होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक का मतलब होता है जिसमें पूरी एक प्रक्रिया होती है, इंजेशन, फूड को इंजेस्ट करना, ठीक है, खाना को निगलना, फिर उसके बाद से डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है। ये पूरा आपका पूरा एक प्रोसेस है जो होलोजोइक यानी कि जो इंसान होता है, इंसान अपने खाने पे किसी और चीज पर डिपेंड है, उसे कहते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो इसमें लिखा हुआ है इंजेशन ऑफ सॉलिड फूड, सॉलिड फूड को इंजेशन सीधे निगल लेना, ठीक है। ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सब में क्या होता है, होलोजोइक होता है। सैप्रोफाइटिक क्या होता है बेटा, जो सड़े गले खानों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, जो चीजें सड़ गल जाती हैं जो उनको खाते हैं वो क्या होता है, सैप्रोफाइटिक होता है। और पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक जो किसी होस्ट पर निर्भर है, जैसे मान लो मच्छर है, मच्छर आया मुझे काट के गया, मच्छर का पेट भर गया, लेकिन मैं मरी तो नहीं ना, मैं जिंदा हूं, मच्छर आया उसका पेट भर गया वो चला गया, ठीक है। तो मच्छर एक पैरासाइटिक है और मैं उसके लिए होस्ट हूं। जैसे बालों में जुए पड़ जाते हैं तो जो जुए हैं वो आपका खून चूसते हैं, तो जो जुआ है वो आपका क्या हो गया, पैरासाइटिक। और आपके सर में है तो आप क्या हो गए, होस्ट। पैरासाइटिक में जो जीव होते हैं जिसके ऊपर निर्भर होते हैं वो मरते नहीं है, लेकिन होलोजोइक में अगर आप फिश खा रहे हो, आप हैन खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, वो मर जाते हैं, है ना। और इसमें पूरी प्रक्रिया होती है, न्यूट्रिशन से लेकर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये आपका है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक का एग्जांपल होता है हमारे ह्यूमंस, सैप्रोफाइटिक एग्जांपल होता है आपके जो फंगी बैक्टीरियाज होते हैं, और पैरासाइटिक एग्जांपल है लाइस हो गया, टेपवर्म हो गया, ठीक है। ये सब आपके किसके एग्जांपल है, सैप्रोफाइटिक के, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बच्चों की बहुत डिमांड होती है कि पहले हमको डाइजेशन समझा दो, डाइजेशन समझा दो। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहोगे तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार बीच में हट जाऊंगी, आप वहां क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो आप डायग्राम समझो। अब देखो डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हमारा माउथ, ऑब्वियसली हम माउथ से तो खाना इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते कहां से है, माउथ से। फिर देखो आता है आपका एक फूड पाइप, एक पाइप दिख रहा हो, उसे कहते हैं ईसोफेगस, और हम आम भाषा में उसे फूड पाइप भी कह सकते हैं। मैं यहां लिख देती हूँ, सो इट इज आवर फूड पाइप, ठीक है। ये हमारा क्या है, फूड पाइप है, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। अब देखो उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा हो गया माउथ, हम फिर आ गया हमारा फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, फिर हमारा आ गया स्टमक, ठीक है, पेट। अब स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद जो आपको ये एरिया दिख रहा है इसे क्या कहते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ जो आपको ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये आपका पैनक्रियास। फिर उसके बाद जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ये आपका लीवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। उसके बाद से जो आपको ये ग्रीन हिस्सा दिख रहा है ये आपका है गॉल ब्लैडर, ये आपका हिस्सा है रेक्टम, और जो लास्ट का हिस्सा दिख रहा है ये आपका है एनस। तो ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। आपके एग्जाम में भी बनाने को आ सकता है, इसलिए आपको डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है, तो आपको ये डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। ये हो गया इसके पार्ट्स। अब देखो कभी बेटा आपके एग्जाम में ही नहीं आता, बताओ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझाओ, ठीक है। एक एक मार्क से भी क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है। जैसे क्या आता है, स्टमक में क्या क्या चीजें होती है, जो एचसीएल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, जो आपका ये गॉल ब्लैडर होता है ये क्या काम का आता है, जो लिवर है वो कौन से जूसेस को सेक्रेट करता है, जो पेनक्रियाज है वो क्या सेक्रेट करता है, जो आपके खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हम समझेंगे। जो पानी एब्जॉर्ब होता है शरीर में वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, जो खाने के पचने की जो शुरुआत होती है एंड डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं स्टमक, खाना कहाँ से पचता है, स्टमक में। नहीं, जैसे हम खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं ना, हमारा खाना पचना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इस पूरे डायग्राम से, इस पूरे टॉपिक से कई सारे 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और 1 मार्क क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं करो। 20 मार्क्स तो आपके एमसीक्यू होते हैं ना, तो ध्यान से समझना है आपको। तो इस हिसाब से हमें क्या आता है, क्वेश्चन आता है, हम समझने की कोशिश करते हैं। ये भी आता है प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, फैट को कौन डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, ऐसा कोई बोर्ड का एग्जाम का पेपर नहीं है जिनमें ये सवाल होना, ठीक है। अब हम ध्यान समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें तो लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल। क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा है एलिमेंट्री कैनाल, करेक्ट, द लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस, कि हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक जो ये लंबी सी लाइन है, ये पूरा इंटेस्टाइन लेकर सब कुछ लेकर, इसी को क्या कहते हैं हम, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है डाइजेस्टिव ग्लैंड,
ठीक है। कुछ हमारे शरीर में ग्लैंड मौजूद होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड होता है, लिवर भी एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, ठीक है। एक सेकेंड, जरा मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन कि जो न्यूट्रिशन उसका मेन स्टेप क्या है। सबसे पहले तो इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इन माउथ, खाने को मुंह में डालने को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, ठीक है। पूरा 5 प्रक्रिया होता है। आगे लिखा हुआ है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, खाने को ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में। फिर एब्जॉर्प्शन मतलब खाने को जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व है, उसे एब्जॉर्ब करना हमारे ब्लड के अंदर। एसिमिलेशन क्या होता है, जो खाना हमने एब्जॉर्ब किया है, यूटिलाइजेशन बाय बॉडी से एनर्जी के लिए वो यूटिलाइज होता है। आगे लिखा हुआ इजेशन। इजेशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर से, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम इजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक आपके 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। अब बात करते हैं माउथ की। जो माउथ होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है डाइजेशन में। तो दांत होते हैं हमारे, दांत को क्या करते हैं, जो खाना होता है हम चबा चबा खाते हैं, खाने को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारे दांत करते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या है, खाने को एब्जॉर्ब करेंगे हम। खाना एब्जॉर्ब कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारे दांत ही तो कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा हुआ है टंग है। टंग क्या करता है, खाने को मिक्स करता है सलाइवा के साथ। सलाइवा क्या होता है, बेसिकली आप इसको लार कहते हो ना, जो हमारे मुंह में होता है ना, हम कोई चीज देखते हैं अच्छी खाने की, तुम्हारे मुंह से लार टपकता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा का प्रोडक्शन करता है, इसमें एंजाइम है, जिस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो आप लिखोगे सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये बहुत बार आता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको मेक श्योर आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है, ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सलाइवा कौन सेक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। इसका फंक्शन, ये इसमें एंजाइम कौन सा होता है, सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। काम क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स जो हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च होता है उसको सिंपल फॉर्म में यानी कि सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि हमारा फूड पाइप। इसमें क्वेश्चन आता है पेरिस्टाल्सिस यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये चीज, ठीक है। बहुत बार कहते हैं ये क्या होता है मैम, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो हम समझते हैं, देखो जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, मैंने खाना खाया, मैंने खाने को निगला। अब जो खाना होगा वो मेरे फूड पाइप से बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से नीचे जाएगा। ऐसे नहीं मैंने खाना निगला और भट भट जाके मेरे पेट में गिरे, तो मुझे चोट लगेगी ना। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे फूड पाइप से जा रहा है, तो वो एक रिदम में जाता है, एक रिदम में जाता है, और उस रिदम में जाने वाली मूवमेंट को ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो जो ईसोफेगस है वहां कोई डाइजेशन होता है क्या, नहीं बेटा, वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस सिर्फ एक मीडियम है, एक जरिया है, जिससे जो खाना होता है मुंह के रास्ते हमारे स्टमक में जाने का वो काम करता है। तो जो ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप है वो खाने को पहुंचाने का बेसिकली काम करता है। इसमें एक मूवमेंट होती है, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक में क्या होता है, अब देखो स्टमक क्या है कि मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन, एक ऑर्गन है। फूड स्टेज हियर फॉर 3 to 4 आवर्स। ये जो खाना होता है वो 3 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक लाइनिंग सेक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं हमारे स्टमक में वो कुछ जूसेस को सेक्रेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जूसेस, अब यहाँ देखो। सबसे पहले बेटा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये किल्स बैक्टीरिया कि हमने जो खाना खाया हो सकता है उसमें कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हो, उनको किल्स करने का, मारने का काम करता है। और जो हमारे पेट का जो pH लेवल होता है एसिड का, HCl का, वो 1.5 तक हो सकता है। सोचो 1.5 कितना खतरनाक एसिड है। लेकिन फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हमारे पेट में HCl है, वो भी उसका pH वैल्यू कितनी है, 1.5, तो हमारा पेट तो डैमेज होना चाहिए। हमारा पेट डैमेज क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पेट में एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, जो कि हमारे पेट को प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरी तरह से इसको समझ लेना और लर्न कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको पढ़ना है लिवर के बारे में, ठीक है। तो लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, मैंने आपको पढ़ाया ही। क्या सेक्रेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस।
कहाँ पे स्टोर होता है? ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है और सेक्रेट करता है बाइल जूस। कह रहा है कि बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। फंक्शन क्या है बाइल जूस का, ये पढ़ते हैं। तो इसका फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप ये लिख सकते हो वन लाइन में कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। किसका फंक्शन है? आपके बाइल जूस का। आगे कह रहा है कि मेक्स द मीडियम एल्कलाइन फॉर एंजाइम्स टू वर्क, और जो हमारे फूड का मीडियम होता है उसको एल्कलाइन करता है ताकि कि बाकी के एंजाइम्स उसके ऊपर काम कर सके। अब बात करते हैं हम पैनक्रियाज के बारे में। तो कह रहा है पैनक्रियाज क्या करता है? तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पैनक्रियाटिक जूस में होता क्या है? सबसे पहले तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। सेकंड ट्राइप्सिन होता है। ट्राइप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज होता है जो कि फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यानी कि बेसिकली एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये आपका पूरा जो स्लाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है मैंने आपको, फंक्शन ऑफ बाइल पैनक्रियाज। अच्छा, ये लगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, इसमें एक चीज आपको समझनी है कि जो आपका जो खाना होता है ना, जो आपका फूड होता है, ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि बताओ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है। ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कि जो आपका खाना है वो पूरी तरीके से कहाँ पचता है? तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना होता है वो पूरी तरीके से पचने का एक वही पचता है। ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जो कि खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो ये कि जो खाने का डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो आप बोलोगे माउथ से स्टार्ट होता है। और जो आपका खाना होता है वो कंप्लीट कहाँ डाइजेस्ट होता है? तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसमें पढ़ते हैं कि इसमें देखो खाना इसमें डाइजेस्ट होता नहीं, इसमें क्या होता है? इसमें जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होने का इसमें काम होता है। फिर एनएस क्या करता है? एनएस जो होता है रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना हम पचा नहीं है, जो वेस्ट है, उसको बाहर निकालने एनल ओपनिंग से ये काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे, बट इसका डायग्राम भी आप देख लो। डायग्राम बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपका अमीबा है, आपको ये तो पता ही होगा। अब अमीबा के बाद देखो ये फूड है, अब अमीबा को खाना खाना है। अब अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब कि जो अमीबा है वो एक ही सेल का जंतु है, मतलब उसके पास मल्टीपल सेल नहीं। हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, ठीक है, बट इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। तो एक ही सेल है तो ना इसके पास मुंह है, ना कोई खाने की जगह है, ना कोई निकालने की जगह है। वो कहीं से भी खा लेता है और कहीं से भी रप्चर करता है और निकाल देता है। तो अमीबा के पास प्रॉपर माउथ नहीं है ना खाने के लिए, फिर वो खाना खाता कहाँ से है? बताती हूँ मैं आपको। देखो ये फूड है, ठीक है, अब अमीबा को फूड दिख गया, अब एक खिसक खिसक के अमीबा इसके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद से ये ना यू लाइक, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यू शेप का बनाता है, मतलब अपने शरीर को, अपने बॉडी को इस तरीके से डिजाइन करता है, मतलब इस तरीके से मोड़ता है कि ये यू शेप बन जाता है, और इसी यू शेप को हम सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, इट इज अ सूडोपोडिया, पी साइलेंट होता है। ठीक है, उसके बाद से जब ये जो खाना होता है ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया तो इसको बंद कर देता है। फूड वैक्यूल है, खाने से अंदर चला गया, अब खाना बॉडी के अंदर आ चुका है इसके। ठीक है, अब इसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ और आपसे एक सवाल भी पूछती हूँ। हम अमीबा का डाइजेशन पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं? इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है। ये इंजेशन है, ये इजेशन है। इजेशन को आप एक्सक्रीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 5 पूरा प्रक्रिया है। ये 5 प्रक्रिया किसमें होता है? होलोजोइक में होता है, सैप्रोफाइटिक में होता है, पैरासाइटिक में। अब जवाब बताओ किसमें होता है? होलोजोइक में होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमंस हैं वो भी होलोजोइक के अंदर आते हैं, और जो अमीबा है वो भी आपके होलोजोइक के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मतलब होलोजोइक का जो मैं बात बता रही थी। तो न्यूट्रिशन अमीबा पढ़ते हैं कि अमीबा शोज होलो, लिखा भी है, अमीबा शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन, मीनिंग इट टेक्स सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी। इसका मतलब ये है, ये सॉलिड फूड को इंजेक्शन मतलब ये निगलता है और अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब स्टेप्स क्या है? सबसे पहले है इंजेक्शन। तो अमीबा के पास मुंह नहीं है, इसीलिए वो सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है? खाने को इंजेस्ट करने का काम करता है। डाइजेशन क्या है कि एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वैक्यूल। जो ये वैक्यूल है ना, जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है? एंजाइम्स रिलीज होता है, जिससे कि
इसका जो खाने का ब्रेकडाउन होता है। आगे लिखा हुआ एब्जॉर्प्शन, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ऑब्वियसली हमने खाना खाया, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, उस खाने के जो न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, यूटिलाइज करेंगे बॉडी के द्वारा। फिर एसिमिलेशन यूज्ड फॉर एनर्जी, और इजेशन मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो अब उसे खाना खा लिया, अब खाना डाइजेस्ट हो गया, इसने जो भी उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे बॉडी को चाहिए थे वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी पूरा यूज कर लिया। अब जो बचा खुचा है वो तो उसका वेस्ट है ना, वो क्या करेगा वो, तो ये रप्चर होता है और इसको फूड को बाहर, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे वो बाहर निकाल देता है। दिस इज योर डाइजेशन अमीबा व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो हमारा एक टॉपिक तो खत्म हो गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने न्यूट्रिशन में बेसिकली दो टॉपिक पढ़ा जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसका हमने रिएक्शन भी देखा। एक हमने पढ़ा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें से बहुत सारे अनगिनत सवाल आते हैं। वो सवाल कौन कौन से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ हमने अमीबा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, देखो लिखा है रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड from food in the presence of absence of oxygen, in the presence or absence of oxygen. This energy is used for all life process like growth, movement, repair, etc. देखो दो टर्म है, आप कंफ्यूज नहीं होना। एक है ब्रीदिंग, एक क्या है, एक है ब्रीदिंग और एक है रेस्पिरेशन। ठीक है, दो टर्म है, एक है ब्रीदिंग और एक है रेस्पिरेशन। देखो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्सीजन इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने बाहर छोड़ दिया, ये आपका सिंपल क्या है, ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन इज नॉट दैट सिंपल। रेस्पिरेशन इतना भी सिंपल नहीं है। रेस्पिरेशन मतलब है मैंने आप खुद सोचो, एक डब्बा है, उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन को डाला। अब जब डब्बा खाली करूंगी तो अगर ऑक्सीजन गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आ गया, जब ऑक्सीजन को जाना था तो ऑक्सीजन को ही बाहर आना था। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन होता है, पूरा केमिकल प्रोसेस होता है, बॉडी के अंदर होता है। अब देखो होता क्या है कि मैंने जब ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन मेरे लंग्स में गया, फिर हार्ट में गया, फिर वो जो ब्लड के जरिए हमारी पूरी बॉडी में गया। अब वहां पे पहले से ही खाना मौजूद है, क्योंकि जब हमने खाना खाया था, पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था ना, इसका मतलब हमने खाना खा लिया। खाना हमारे फूड पाइप्स होते होते हमारे स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। वहां से जो खाना है हमारी बॉडी में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में। अब उस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के जरिए, हमारे ब्लड के जरिए, हमारे ब्लड में मतलब हार्ट का पूरा जो पंपिंग सिस्टम है उसके जरिए कहा जा रहा है, हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जा रहा है। अब उस ब्लड में पहले से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब उसी ब्लड में कौन गया, ऑक्सीजन गया। अब ऑक्सीजन आपके फूड से ना रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, जिसके चलते क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। वहां के लिए वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि एक बाय प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन है वो आपका खाना, जो कि आपका ग्लूकोज है, उससे वो कंबाइन कर रहा है और उसके बदले क्या निकलता है, आपका CO2 निकलता है। तो ये आपका क्या है, रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में अंतर होता है। ब्रीदिंग मतलब सिंपल ऑक्सीजन का इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल, लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इनहेल ताकि फूड में से एनर्जी रिलीज हो सके, साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आपको रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा, बट ये रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या ये 10th के बोर्ड एग्जाम में आएगा, बहुत रेयर चांस। रेस्पिरेशन के टाइप्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पढ़ते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है एरोबिक, यानी कि जब हमारे खाने से एनर्जी रिलीज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लो कि मैं ना बहुत तेज से दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, और उसके बाद हम थक जाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते हैं ना, क्योंकि हम थक गए। हम थक गए मतलब क्या होता है, हम क्यों थक गए भाई, हम इससे थक गए क्योंकि देखो जब हम दौड़ रहे थे तो हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना, दौड़ रहे थे, एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए ऑक्सीजन भी तो ज्यादा चाहिए ना। लेकिन जब हम दौड़ रहे थे तो हम उतना ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते ज्यादा एनर्जी
रिलीज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब क्योंकि दौड़ रहे हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए एनर्जी, इसलिए हम थक जा रहे हैं, एनर्जी उतनी नहीं मिल पाई, हम क्या हो गए, थक गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई। फिर जब रुकते हैं तो ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेकर हाँफते हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी क्या हो जाती है, पूरी जाती है। तो वो उस टाइम पे जब हम दौड़ रहे थे, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था उतना जितना हमको चाहिए, क्योंकि दौड़ रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा लग रही है। अब ज्यादा एनर्जी के लिए ऑक्सीजन भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब हम भाग रहे होते हैं, एनर्जी तो वो मिल रही है, तो हम थक जाते हैं। तो उस टाइम पे फिर भी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उस टाइम पे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि एनर्जी तो रिलीज हो रही है लेकिन ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है। यानी कि जब एनर्जी रिलीज हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल है, आप मेरी बात ध्यान समझना कि मैं भाग रही हूँ और मैं भागते भागते, मुझे भागते वक्त एनर्जी ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मुझे मिल नहीं पा रही है, फिर भी एनर्जी क्रिएट, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है ना, तो उसी को कहते हैं एनारोबिक। और जब जितनी हमको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी के लिए मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब हम, मान लो मैं लिख रही हूँ, है ना, मैं गाना गा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं प्रॉपर ऑक्सीजन ले रही हूँ और उतनी मुझे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे देख लिखा हुआ है, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, की जो आपका ग्लूकोज होता है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, पूरी तरीके से ब्रोकन डाउन होता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एंड ऑब्वियसली हमको एनर्जी तो मिलती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो एनर्जी होती है वो लार्ज अमाउंट में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब देखो आगे लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड इक्वेशन, हम ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान समझना। देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब हमारा वो खाना है, C6H12O6, हम, मेरा पता था ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मैंने खाना खाया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो मेरा खाना है वो एब्जॉर्ब होकर मेरे ब्लड में गया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब ग्लूकोज है, अब वहां पे ऑक्सीजन भाई भी पहुंच गए, खाना तो पहले से मौजूद था ग्लूकोज, और अब वहां पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। अब चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, अब ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, एंड ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो कि इन अ ह्यूज अमाउंट, ज्यादा मात्रा में, क्योंकि रेस्पिरेशन कौन सा बेटा, रेस्पिरेशन है एरोबिक, इसीलिए एनर्जी ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। इसका केमिकल इक्वेशन है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, H2 यानी कि वाटर, और एनर्जी यानी कि ATP। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन ऑक्सीजन हमको उतना नहीं मिल रहा है जितना कि ज्यादा एनर्जी के लिए हमको मिलना चाहिए था। अब देखो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन, इसमें क्या था, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, बट इसमें ग्लूकोज पार्शियली ब्रोक डाउन हो रहा है, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं हो रहा है। आगे देखो लिखा हुआ है, लेस एनर्जी रिलीज, ओनली 2 ATP, सिर्फ 2 ATP क्या होता है, एनर्जी रिलीज इसके अंदर हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में। ठीक है, यीस्ट में हम पढ़ते हैं, एरोबिक में तो हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और उसका एक केमिकल इक्वेशन है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसका उसमें आपको देखो क्या समझना है, सबसे मेन देखो इसमें ये समझना है कि ग्लूकोज है, ठीक है, बॉडी इक्वेशन में देखो ग्लूकोज है, ये अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि कौन सा रेस्पिरेशन है, ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो इसका केमिकल इक्वेशन तो वही लिखा हुआ है, C6H12O6 यानी कि आपका ग्लूकोज है, और ये आपका अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, इथेनॉल भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो आपके एग्जाम में इसमें क्या पूछता है, इसमें ये पूछता है कि जो यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो प्रोडक्ट रिलीज होता है वो क्या क्या होता है। तो प्रोडक्ट तो बाकी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एनर्जी होती है, लेकिन वो कम होती है। जो एक मेन प्रोडक्ट है वो है अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। आप इथेनॉल लिख कर आओगे कि यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग बेकिंग, ब्रूइंग, बियर, वाइन मेकिंग, ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एनर्जी जो होती है वो कम प्रोड्यूस होती है, ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। जो ग्लूकोज है वो पार्शियली ब्रोकन डाउन होता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस इथेनॉल की वजह से ही जो स्मेल आती है वो फॉल स्मेल, बैड स्मेल आती है। अब हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में, क्योंकि
हमारे ह्यूमंस में भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। मैंने बताया आपको, जब हम भागते हैं तो जब हम भागते हैं ना, जैसे मान लो कि आपकी ना हैबिट नहीं है भागने की, आपको मैंने दिन भगाया, खूब भगाया, तो अगर आप कहोगे मैम ना मेरे ना पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर के पीछे दर्द हो रहा है, मेरे थाइज में पेन हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि वहां पे ना लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया है। तो यीस्ट में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इथेनॉल फॉर्म होता है। और ह्यूमंस में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। देखो आपको ध्यान रखना, ये रहा ग्लूकोज है, तो यहाँ क्या बन रहा है बेटा, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है, ये उसका एक केमिकल इक्वेशन है। अब हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा रिलीज हो रही है, तो वो ज्यादा रिलीज होती कहां से है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। तो कह रहा है कि ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस हियर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दिस सेल। तो ये है आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ उसका डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस में क्या है, एरोबिक और एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, इसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये बिना ऑक्सीजन के होता है। इसमें कह रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है एंड प्रोडक्ट, और इसमें लैक्टिक एसिड एनिमल्स में और इथेनॉल किसमें, यीस्ट में। ध्यान रखना है आपको ये बात, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 एटीपी, शायद उसमें बताना भूल गई थी क्या, और इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि 2 एटीपी एनर्जी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लोकेशन इन सेल, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो एनारोबिक होता है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये समझना, इसका स्क्रीनशॉट लो और बिल्कुल लाइन टू लाइन लर्न करके जाना। इससे ज्यादा एरोबिक एनारोबिक में से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, यही इसका एंड है, ठीक है। तो लोकेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, और इसका एग्जांपल क्या है, यीस्ट, सम बैक्टीरियाज, ह्यूमन मसल्स। और हमारे जो पैरों में दर्द होता है, तो जब भागने से दर्द हुआ है, फिर हमने बहुत डांस किया, एक्सरसाइज किया, तो उस टाइम पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके चलते हमको क्या होता है, दर्द होता है। क्योंकि उस टाइम पे हम जब जिम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, ज्यादा एनर्जी मिली नहीं, रेस्पिरेशन कैसा हुआ, एनारोबिक, जिसके चलते हम ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। यीस्ट में क्या बन जाता है, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बन जाता है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो एनारोबिक होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न इट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मतलब यस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही ऑक्सीजन लेते हैं। देखो अब आपको समझ में आ गया, हमारी जिंदगी में एक बार बताओ, ये चलता फिरता इंसान दिन भर क्यों कर रहा है, क्यों ही ले रहे हैं हम ऑक्सीजन? इसलिए क्योंकि हमको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ऑक्सीजन से ही मिलेगी। हम कितना भी खाना खा ले, खूब खाना खा ले, और नाक बंद ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं तो मर जाएंगे ना। क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, लिवर को, किडनी को, हार्ट को, हर एक अंग को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो प्लांट, अगर प्लांट खाना बना रहा है तो प्लांट खाना क्यों बना रहा है, क्योंकि प्लांट को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। अब प्लांट ने खाना बनाया, खाना बनाने के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, लेकिन एनर्जी के लिए उसे क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। इसीलिए प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट सिर्फ और सिर्फ क्या इनहेल करता है, क्या इनटेक करता है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है और ऑक्सीजन को भी लेता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए लेता है, और प्लांट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी के लिए लेता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, Yes, plant also respire. They use oxygen to break down glucose. जो प्लांट का ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, हमने पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है, क्या करता है, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक एनिमल्स। जैसे हम एनिमल्स हैं, साइंस में एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, तो जैसे हम एनिमल्स हैं और हम क्या रिलीज कर रहे हैं बाहर, क्या एक्सहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट भी ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ एक बात और बताओ मुझे, अब दिन में सनलाइट होती है, तो दिन में सनलाइट है तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। रात में जब सनलाइट नहीं है तो क्या उस टाइम पे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो क्या रात में प्लांट अपने स्टोमेटा को बंद करके रखते हैं? नहीं, उस टाइम प्लांट CO2 नहीं लेते क्योंकि खाना नहीं बना सकते, बट उस टाइम पे प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनको रेस्पिरेशन जरूरत होती है। तो क्या सिर्फ रेस्पिरेशन रात में होता है? नहीं, दिन में भी होता है। दिन में रेस्पिरेशन भी होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन रात में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए जो कि मौजूद है नहीं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, देखो
हाँ, दे डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स बट गैसेस मूव बाय डिफ्यूजन। हाँ, डिफ्यूजन में पढ़ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो 9th में पढ़ा होगा। कह रहा है कि जो प्लांट है ना, इनके पास नाक नहीं है कि वो कहाँ से ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, तो जिस प्रक्रिया से वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है, इनके पास नाक तो है नहीं कि ऑक्सीजन लेंगे, तो किससे लेते हैं? डिफ्यूजन एक प्रक्रिया होती है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब जहां पे गैस ज्यादा है वहां से वो गैस वहां पे ट्रेवल करते हैं जहां पे गैसेस कम होते हैं, तो डिफ्यूजन कह सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसमें से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हम है, मतलब हम इंसान जो है, ठीक है, हमारे लिए डिफ्यूजन की प्रक्रिया पर्याप्त क्यों नहीं है? मतलब हम तो, हमारे तो सांस लेने की प्रॉपर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा लंग्स वगैरह है, पूरा ट्रैकिया, विंड पाइप, सब कुछ है, नाक वाक सब कुछ हमारे अंदर, तो अगर हम डिफ्यूजन सांस लेते तो आप लिखोगे क्योंकि डिफ्यूजन छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको एनर्जी कम चाहिए होती है, जिनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, एक बात तो प्लांट्स को भी चाहिए एनर्जी और मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन हमारे मुकाबले प्लांट्स को एनर्जी कम चाहिए होती है, इसलिए प्लांट का जो काम है वो डिफ्यूजन से चल जाता है, क्योंकि प्लांट्स को एक जगह पे खड़े रहना होता है, उनके लिए भी एनर्जी होती है, लेकिन प्लांट्स को ना मूव करना है, ना चिल्लाना है, ना बोलना है, ना हंसना है, ना डांस करना, कुछ नहीं करना, हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब देखो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, ये क्या प्लांट्स खुद समझा रहा है बोल बोल के? नहीं, प्लांट्स को उतनी एनर्जी चाहिए नहीं, हमें एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। इसीलिए ज्यादा एनर्जी की वजह से अगर हमको डिफ्यूजन से ऑक्सीजन लेना होता तो पर्याप्त नहीं होता, बिकॉज ऑफ हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम इतने सिंपलर नहीं है और ना ही हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, हम एक तो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए डिफ्यूजन हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं इसके अंदर कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में होता कैसे है, तो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, लेंटिसेस होते हैं स्टेम के अंदर, रूट सेल होता है रूट्स के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ प्लांट से लेता है, मतलब लीव से लेता है, लीव से तो लेता ही है, स्टेम से भी लेता है और रूट से भी लेता है। जो लीव्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो स्टेम में होता है उसे हम लेंटिसेस कहते हैं, और रूट यानी कि जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, छोटे छोटे बाल से देखा होगा आपने, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो कह रहा है कि एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन ऑकर, जो बताया मैंने आपको कि सिर्फ रात में सिर्फ क्या होता है? ओनली रेस्पिरेशन होता है, और डे में बोथ फोटोसिंथेसिस भी होता है क्योंकि खाना बनाना है और रेस्पिरेशन भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि खाली एनर्जी रात में चाहिए, एनर्जी तो दिन में भी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं पढ़ाती हूँ। अब देखो पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डायग्राम देखेंगे। देखो साइंस में जब हम ना डायग्राम समझ लेते हैं सब कुछ, तब उसके बाद जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको ना सब कुछ ना, मतलब हमारी कल्पनाओं में सब कुछ आता है, हमको सब कुछ ना अपनी आंखों के सामने इमेजिन होता है। आप ये डायग्राम पढ़ लोगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी, आपको लगेगा कि हाँ हाँ हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे विंड पाइप में जा रहा है, फिर हमारे लंग्स में जा रहा है, आपको सब कुछ ना दिखाई देगा। इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। अब देखो ये डायग्राम है, दिस इज योर नेजल पैसेज, जहां नाक, जहां से हम सांसें लेते हैं, फिर उसके बाद से फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, उसके बाद आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं? ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं, और ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। तो ये आपका क्या है? विंड पाइप। ठीक है, उसके बाद ये आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज, एक छल्ला है, जैसे मान लो कि आपने कभी देखा है एक टैप है, उस टैप से ना मैंने वो लगा दिया एक पाइप, उसके बाद से मैंने टैप खोल दिया, पानी जा रहा है पौधों के पास, फिर मैंने टैप को बंद कर दिया। जब मैंने टैप को बंद किया ना तो ना पाइप आपस में ना चिपक जाता है, ऐसे एकदम चिपक जाता है। ठीक है पाइप। अब मान लो सपोज दैट कि हमारे इस विंड पाइप से क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, और हमारा ये पाइप जब हमने
ऑक्सीजन मेरा कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। अब मेरा विंड पाइप मान लो, अब उस विंड पाइप में मान लेते हैं एयर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो मेरा विंड पाइप आपस में चिपक जाएगा। मैंने सांस लिया, अब ऐसे अटक जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा विंड पाइप क्या हो चुका है, चिपक चुका है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल सकता है। तो ये जो पाइप है आपस में चिपके नहीं, इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, कार्टिलेज, एक छल्ले होते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे विंड पाइप में, ठीक है। फिर देखो ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। फिर आपको जो ट्रैकिया ये दो हिस्से में डिवाइड होगा, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। देखो नेजल पैसेज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, फिर एक लंबी पाइप, वो हमारा क्या है, ट्रैकिया, विच इज विंड पाइप। ट्रैकिया दो हिस्से में क्या हो गया डिवाइड, उसको कहते हैं हम ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड, उसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब देखो इधर देखना ध्यान से, ये आपका है ट्रैकिया, ट्रैकिया दो हिस्सों में से क्या कहते हैं हम ब्रोंकाई। अब देखो जो ये सारे स्ट्रक्चर ना, ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद जो स्ट्रक्चर इसे कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसके ना लास्ट में बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो ये ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वेलाई कहते हैं। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, हम समझेंगे डिटेल में। तो ये आपका नेजल पैसेज है, फिर आपका ट्रैकिया है, रिंग ऑफ कार्टिलेज है, उसके बाद से ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मैनी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर से कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। जैसा इधर होता है सेम इधर भी होता है। अब देखो एक आपको ना ये दिख रहा होगा, येलो कलर में भी ना दिख रहा हो आपको, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे कहते हैं रिब्स, हिंदी में कहते हैं पसली। सुना होगा ना, मार के तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे, तो वो हड्डी तो ठीक है, ये पसली क्या होता है, तो जो हमारा लंग्स होता है ना, लंग्स एक तो नाजुक है, मान लो किसी ने घुसा मारा और सीधे लंग्स में लग गया तो लंग्स हमारा डैमेज जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारी जो पसली होती है, जो हमारे रिब्स होते हैं, वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो इधर है वो इधर भी है, मैंने डायग्राम क्लियर लगे इसलिए ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों लंग्स हो गए, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया दो हिस्सों में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बनी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंक्यूल्स, इसके एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वेलाई। उसके बाद से ये हमारा लंग्स हो गया। अब देखो नीचे आपको एक ऑरेंज स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हम डायफ्राम। जैसे जब हम सांस लेते हैं ना, देखो मैंने सांस लिया तो मेरे लंग्स फूल गए, एक्सपैंड हो गए। तो ये लंग्स कैसे फूलते हैं, हमने सांस लिया तो जो रिब्स है वो आगे की ओर जाती है और जो डायफ्राम ऊपर है वो नीचे। डायफ्राम कुछ नहीं है, एक मसल्स की एक शीट है जो कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स आराम से फूल, उसके लिए हमारी मदद करता है। तो मैंने ऑक्सीजन लिया तो मेरे लंग्स जो रिब्स है, लंग्स तो फूला, लंग्स ऐसे फूला, रिब्स मेरी आगे की ओर गई, रिब्स आगे की ओर गई तो लंग्स को आगे फूलने की जगह मिली। और जब ऐसे ऑक्सीजन इनहेल किया तो मेरा डायफ्राम जो है, जो डायफ्राम यहाँ पे वो नीचे को गया, जिससे मेरे लंग्स नीचे को भी एक्सपेंड हो पाए। तो ये जो आपका बेसिकली रिब्स है और जो आपका डायफ्राम है, ये हमको ऑक्सीजन को इनहेल करने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ जो आपके रिब्स होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। अब जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो आपने देखा होगा उसका पेट निकल जाता है, ठीक है, पेट अंदर से पूरा फुल, उसमें बच्चा है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आपके बच्चा पेट में, स्टमक में नहीं होता, हम कह रहे हैं खाली, वो तो हमारे आपके कोख में होता है, जो फीमेल होती हैं। तो ना जगह नहीं की एक्सपेंड होता है, आपका जो कोख होती है, जो आपका यूट्रस होता है वो एक्सपेंड करता है। तो ना डायफ्राम को ना नीचे जाने की जगह नहीं होती। हम देखा होगा अक्सर महिलाएं ऐसे खड़ी रहती हैं और उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर कोई प्रेग्नेंट आपने लेडी देखी होगी तो उस टाइम पर उनका डायफ्राम नीचे नहीं जा पाता है, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वो अपनी रिब्स की मदद से क्या ले रही होती है, सांसें ले रही होती है, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद से आपका रिब्स है, ये आपका यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहां पे लिखा हुआ है एल्वेलियर सैक और उसे यहाँ पे लिखा हुआ है एल्वेलाई। ये आपका एल्वेलियर सैक क्या होता है, मतलब ग्रुप्स ऑफ एल्वेलाई को हम ये सैक कहते हैं। उसके बाद हमारा ये रिब्स है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब हम पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अब देखो फंक्शन, क्या फंक्शन है, टू टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल मतलब जो ये आपके दोनों नाक के जो ये होल है इसे क्या कहते हैं, हम नॉस्ट्रल कहते हैं। इसके बाद से एयर इसके बाद से एंटर करता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाल प्रेजेंट होता है। क्या करता है वो, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट वगैरह होता है, उसको ट्रैप करने का काम करता है ताकि आपके लंग्स के अंदर प्योर एयर जा सके, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इतना पॉल्यूशन क्या कैसे बचाएं हम अपने लंग्स को। फिर कह रहा है नेजल कैविटी वार्म्स मॉइस्चर्स एंड
फिल्टर्स द एयर। ये जो कैविटी है, ये मतलब हवा है, आपने देखा होगा जो नाक होती है ना, ये बिल्कुल सीधी नहीं होती है, थोड़ा सा ना इसमें कर्व्स आपको दिखता है, क्योंकि जो आपका जो ऑक्सीजन है तो गरम गरम सा होता है ना। अब मान लो कि लंग्स डैमेज हो जाएगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि जो हवा है थोड़ी सी क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। बहुत सारी चीजें होती है, इसमें म्यूकस होता है जिसमें इंप्योरिटीज फंस जाए, इसमें हेल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इंप्योरिटीज फंस जाए, ट्रैप हो जाए, तो कई सारी चीजें होती है। फिर कह रहा है कि फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स होता है वो आपका फूड का के लिए और आपके एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है, मतलब उसी रास्ते फूड भी जाता है और उसी रास्ते आपका खाना भी, हवा भी जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में वो अलग अलग हो जाते हैं, खाना आपके फूड पाइप से जाएगा और हवा आपके विंड पाइप से जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। फिर उसके बाद आता है लैरिंक्स, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है, वॉइस बॉक्स हमने हम आगे को भी पढ़ेंगे। तो क्या ट्रैकिया जो कि आपका क्या है, विंड पाइप। अब देखो उसके आगे पढ़ते हैं हम, उसके आगे हमारा ब्रोंकाई। मैंने बताया था कि ट्रैकिया है, ये आपको क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया दो हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड, इसे क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाई। फिर आता है ब्रोंकियोस, बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कई सारे प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, ये आपका लंग्स है ना, तो कई सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर से क्या कहते हैं हम, ब्रोंकियोस कहते हैं। फिर एल्वेलाई क्या होता है, तो एल्वेलाई होता है टाइनी एयर सैक्स वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। एल्वेलाई वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फंक्शन ऑफ एल्वेलाई आएगा तो आप वहां पे क्या लिखोगे, एल्वेलाई वो जगह है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के रास्ते हमारे लंग्स के होते हुए बाहर आता है। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप सबसे पहले तो इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं कुछ लिखूं ना, आप इसका साफ साफ पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, हार्ट को पढ़ने में ना बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बट मैं आपको इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊंगी ना हार्ट कि आपको लगेगा कितना सिंपल था क्या यार, हमने इतना मेहनत इतनी मत्थापेची क्यों करी, हमने इतने सारी वीडियोस देखे समझ में नहीं आया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, हार्ट पढ़ाऊंगी। अब देखो बहुत ही फोकस से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, हमारा ये हार्ट है, ठीक है। एक इंसान का जो हार्ट होता है वो उसकी मुट्ठी के बराबर होता है, जितनी बड़ी आपकी फिस्ट है उतनी बड़ा आपका क्या होता है, हार्ट होता है। अब देखो हार्ट को समझते हैं। देखो हार्ट के पास, हम इंसानों के हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, ठीक है, 4 खाने होते हैं, आप कह सकते हो 4 चैम्बर। हार्ट के पास कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर, 2 ऊपर के चैम्बर, 2 नीचे के चैम्बर। ये हिस्सा आपका राइट है और ये हिस्सा आपका लेफ्ट है, ठीक है। ऊपर के चैम्बर, जो ऊपर के दोनों चैम्बर, इसको हम आर्ट्रियम या फिर एट्रियम भी कहते हैं। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। जो नीचे के दोनों चैम्बर से हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, यानी कि राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड है, ऊपर के 2 चैम्बर, नीचे के 2 चैम्बर। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ऊपर के चैम्बर को हम एट्रियम कहते हैं और नीचे के चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ तक बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये तक बात समझ में आई। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि एक हिस्सा ब्लू है और एक हिस्सा रेडिश ऑरेंजिश कलर का है, ठीक है। हमारे हार्ट में ऐसा नहीं होता। देखो इस कलर का मतलब क्या होता है कि अगर लाल रंग है इसका मतलब कि उस खून में ऑक्सीजन है, और अगर ब्लू है, नीला है, इसका मतलब कि उस खून में ऑक्सीजन नहीं है। हालांकि हमारा जो ब्लड होता है उसमें चाहे ऑक्सीजन हो चाहे उसमें ऑक्सीजन ना हो, हमारे ब्लड का रंग लाल ही होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन एक नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड होता है वो लाल रंग का होता है। तो सिर्फ ये समझाने के लिए जो हार्ट होता है वो ब्लू और रेड में होता है, क्योंकि आपको समझ में आए कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ कहाँ पर है और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ कहाँ पे है। हालांकि जो खून होता है वो हमेशा लाल ही होता है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप सबसे पहले देखो यहाँ पे एओर्टा है। अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताती हूँ कि किस किस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये 4 चैम्बर तो हो गया, ये है एओर्टा, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका पल्मोनरी वेन, ये आपका पेरिकार्डियम एक मेंबर
मेम्ब्रेन है जिसे हमारा हार्ट है, तो हमारा हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बिना दिल के जिंदगी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा हार्ट को शॉक से प्रिवेंट, घर्षण से बचाने के लिए एक ना मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसको कहते हैं हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो ये आपका इंफीरियर वेना केवा, यह सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। फिर उसके बाद से ये पूरी चीजें हैं, इसमें देखो वॉल प्रेजेंट होता है, एक ये वॉल है यहाँ पर, यहाँ पे भी वॉल है। आपके एग्जाम में आता है, बताओ जो हमारे हार्ट में वॉल प्रेजेंट होता है, WALL वाला वॉल नहीं, VALVE वॉल प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है? तो आप ये बोलोगे, अभी समझाऊंगी, बट आप ये बोलोगे, मेरे ध्यान में आया तो बता दे रही हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप ये बोलोगे कि जो वॉल प्रेजेंट होता है हार्ट में, उसका काम ये होता है कि ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाए, कि अगर मान लो ब्लड इधर जा रहा है, जैसे मान लो ब्लड यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये वॉल बंद हो जाएगा ताकि ब्लड यहाँ से ऊपर ना जा पाए। तो ब्लड को बैक फ्लो, पीछे फ्लो होने से क्या करता है? बचाने का काम करता है हमारा जो हार्ट में वॉल प्रेजेंट होता है। अब देखो हम समझते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है पल्मनरी, मैं कलर कोई और चूज करती हूँ, रुको। देखो यहाँ लिखा है पल्मनरी, देखो जहां जहां पल्मनरी लिखा होता है उसका मतलब कहीं ना कहीं लंग से होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, मैंने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन मेरे ट्रैकिया से होते हुए, हमारे विंड पाइप से होते हुए, हमारे लंग से होते हुए, हमारी एल्वलाइज होते हुए, जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के पास चला गया है। ब्लड हमारे हार्ट के पास क्यों गया बेटा? इसलिए गया क्योंकि हमको, हमारे ब्लड को, हमारी पूरी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जाता कैसे है? ब्लड में मिलके जाता है। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, हार्ट हमारे पंप होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है? पंप होता है। पंप मतलब एक मोटर है, पंप हो रहा है और हमारे ब्लड को पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि हार्ट एक प्रेशर से, हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, डॉक्टर आपका नापते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड एक ना प्रेशर से हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। अब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है तो उसी ब्लड में ऑक्सीजन भी मिला होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के जरिए ही जाता है। हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम ब्लड करता है। ब्लड का कौन सा हिस्सा? RBC, रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। हमने ऑक्सीजन लिया, लंग से होते हुए जो ऑक्सीजन है वो हमारे हार्ट के पास गया। तो जहां से जो ऑक्सीजन है जब वो आता है, तो देखो आपको लिखा है पल्मनरी वेन, दिख रहा है ये रहा पल्मनरी वेन। इसी रास्ते से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे अंदर आता है। कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। यहां तक बात समझ में आई? मैं अब सिंपल देखो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीजन आया, कहां से आया? पल्मनरी वेन। पल्मनरी जहां जहां लिखा है इसका संबंध कहीं ना कहीं आपके कहां से है? लंग से है। तो ये जो वेन आ रही है वो कहां से आ रही है? वो आपके लंग से आ रही है। तो जो आपके फेफड़े हैं वहां से क्या आ रहा है? ये पल्मनरी वेन। ये क्या लेकर आ रहा है बेटा? ये ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है और इसमें ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है। तो वो कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। अब इसके बाद से लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो कहां आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। पल्मनरी वेन से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे आया? एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। उसके बाद से आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम एओर्टा, इसे क्या कहते हैं हम? एओर्टा। यहां से जो आपका ब्लड होता है ना बेटा, वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है, ठीक है। हमारे हर एक अंग अंग में, हमारे फिंगर्स में, पैर में, टो में, थाई में, लेग में, स्टमक में, हमारे आंखों में, मतलब हर जगह, हमारे पूरे ब्रेन में, मतलब सब जगह क्या होता है? इसी के रास्ते जो ब्लड होता है हमारी पूरी बॉडी में पहुंच गया। अब देखो ये पूरा हिस्सा लाल है ना, ये लेफ्ट एट्रियम लाल है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल लाल है, आपका एओर्टा लाल है। मतलब यहाँ जो ब्लड फ्लो हो रहा था ना वो ऑक्सीजन वाला ब्लड था, इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड। देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिख नहीं रहा, एक सेकेंड। यहाँ पे कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो एरिया लाल है वहां पे कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन वाला, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच गया। अब देखो क्या होता है, अब मैं बोल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, अब कुछ नहीं भी कर रही हूँ, मैं चुपचाप बैठी हूँ, तो भी मेरे ब्रेन को काम करने के लिए क्या चाहिए? हमारे ब्रेन को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खाने को पचने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, सबके लिए, हर चीज के लिए क्या चाहिए? दिन रात ऑक्सीजन चाहिए। तो ये अब मेरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच गया है, अब मैं क्या करूंगी? उस ऑक्सीजन को ना यूज कर लूंगी। अब ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब मेरे ब्लड में, उस वाले ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो अब वो ब्लड वापस से आएगा हमारे हार्ट के पास कि भैया वापस इसके अंदर क्या डालो? वापस इसके अंदर ऑक्सीजन डालो, क्योंकि अब बॉडी ने पूरा ऑक्सीजन क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। तो यहाँ पूरा हिस्सा लाल है, अब वापस से जो ब्लड है वो वापस से हार्ट में जाएगा, इस ब्लू वाले हिस्से में। अब देखो क्या है, यहाँ देखो, ये आपका इंफीरियर वेना केवा, ये आपका सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा वो रास्ता है जिस रास्ते से बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे
हार्ट में प्रवेश करता है। बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं? कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ से पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आया आपका, वापस आया यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, एओर्टा के जरिए बॉडी में ब्लड पहुंच गया ऑक्सीजन वाला। अब बॉडी ने उस ऑक्सीजन को खत्म कर लिया, यूज कर लिया, अब वापस उसमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन को मिलाना पड़ेगा, तो वो वापस आता है इंफीरियर के वेना के बाद। जो नीचे वाले जो हमारे पैर वैर है, यहाँ से जो ब्लड जाता है हार्ट की तरफ, उसे कहते हैं, वो किस रास्ते जाता है? इंफीरियर वेना के बाद, नीचे वाले रास्ते से। ये एरो गलत बना हुआ है, रुक जाओ एक सेकेंड, इस एरो को ना आप ऐसे कर लो ऊपर, ये नीचे नहीं होगा, ठीक है, ऊपर होगा, नीचे नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा? ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो नीचे से जो ब्लड जा रहा है किसमें? देखो जाएगा किसमें? राइट एट्रियम में। ठीक है, ये ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। ये सुपीरियर वेना के बाद से ब्लड कहाँ पर आएगा? राइट एट्रियम। यानी कि ब्लड जो आ रहा है ना बॉडी में, जो 4 चैम्बर हैं, ठीक है, तो जो आ रहा है ब्लड वो एट्रियम में आता है, और जो भेजने का काम करता है वो वेंट्रिकल्स करता है। ठीक है, तो जो नीचे वाली जो पैर वैर है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो इंफीरियर वेना के बाद से आ रहा है, कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम में। और जो ऊपर सर्वर की तरफ से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर वेना के बाद से। कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम में। इसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में। ये जो वॉल है ये बंद हो जाता है, यहाँ से फिर पल्मोनरी आर्टरी, देखो यहाँ से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ गया ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से वापस जाता है किसके पास? लंग्स के पास। लंग्स वापस से, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से वापस ब्लड गया, क्यों? कहाँ चला गया? क्यों चला गया? इसलिए चला गया क्योंकि वापस उसके अंदर क्या मिलना है? ऑक्सीजन मिलना है। तो इसीलिए किस कलर का है? ब्लू कलर का, क्योंकि इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो रेड में दिखाई दिया जाता है, रिप्रेजेंट रेड में करते हैं। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है वो आपका ब्लू में रिप्रेजेंट होता है। तो अब देखो वापस एक बार पढ़ते हैं, यहाँ पे पल्मोनरी वेन, यहाँ से ब्लड आया, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला। कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। फिर कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर कहाँ गया? एओर्टा से हमारी पूरी बॉडी में चला गया। अब हमारी पूरी बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर लिया, अब वापस से आना है तो इंफीरियर वेना के बाद से नीचे वाले अंग से ब्लड आएगा। सुपीरियर से जो सर्वर का हिस्सा है वहां से ब्लड आएगा, कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में। वहां से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फिर आपका पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? आपके लंग्स के पास। वहां से वापस उसमें कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। फिर हमारा ये सर्कुलेशन बार बार होता रहेगा। तो ये पूरा क्या आपका हार्ट है। तो कितना सिंपल है, कितनी इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको कि ऑक्सीजन जो है, जो ब्लड है, वो किस तरीके से यहाँ पर फ्लो करता है। अब हम इसको समझेंगे लाइन बाय लाइन। अब जो कह रहा है कि जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। देखो ये है ना राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम क्या करता है? रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारी बॉडी से बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, इंफीरियर वेना केवा के रास्ते और सुपीरियर वेना केवा के रास्ते। फिर कह रहा है राइट वेंट्रिकल्स, किसकी बात कर रहा है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या करता है? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, सॉरी ये वाला, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स। मैंने आपको बताया कि राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है किसके पास? लंग्स के पास, कि वापस इसके अंदर क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। फिर आता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में रिसीव होता है, आता है। फिर लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, कहाँ पंप करता है? हमारी पूरी बॉडी में। वही लिखा होगा देखो, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी। तो ये आपका जो हिस्सा है ये वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको समझाया भी, ये बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर जो कह रहा है वॉल, क्या करते हैं ये प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। फिर होता है सेप्टम, जो बीच की जो दीवार से क्या कहते हैं? हम सेप्टम कहते हैं। क्या करता है? वॉल को सेपरेट करने का काम करता है, क्योंकि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहें, वो काम कौन करता है आपका? ये। और सेपरेट करना भी क्यों है 4 चैम्बर? इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड हैं, एक ऑक्सीजन वाला और एक बिना ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन वाला कहीं बिना ऑक्सीजन से मिल ना जाए, इसके लिए हमारे ब्लड का सेपरेट होना बहुत जरूरी है, जो कि काम कौन करता है? सेप्टम करता है। इस डायग्राम को आप रट लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एओर्टा। तो एओर्टा कह रहा है कि ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी है, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है, यानी हार्ट से बॉडी। एओर्टा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है वेना केवा। तो वेना केवा के 2 पार्ट हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। इंफीरियर नीचे वाले पार्ट से ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, और सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट से, यानी बॉडी से हार्ट।
सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा मैंने पढ़ा दिया। अब देखो यहाँ लिखा भी है, सुपीरियर वेना केवा क्या करता है, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट, और इंफीरियर वेना केवा क्या करता है, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। हमारा हार्ट खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे ब्लड। देखो कितना सिंपल है। अब हम अगर आपको कुछ डाउट होगा, मान लो बाई चांस मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, बट फिर भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे ब्लड के बारे में, ठीक है। अब देखो ब्लड के बारे में लिखा हुआ है कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे मान लो कि मैंने ऑक्सीजन इनहेल किया, मैंने खाना खाया, अब मान लो खाना खाया था पेट में, ठीक है। तो सुनो ना कि खाना पेट में होता है, खाना अगर पेट में होता तो एनर्जी सिर्फ कहाँ होती, पेट में। मुझे दरवाजा खोलना तो मैं पेट से दरवाजा खोलूंगी नहीं, हाथ से खोलूंगी ना। इसका मतलब हाथ में भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। मतलब हाथ में भी क्या आई है, मेरी एनर्जी, यानी कि जो हमने खाना खाया है वो हमारे सिर्फ पेट तक नहीं है, जो हमने खाना खाया वो हमारे हाथों की, मेरे हाथों की उंगलियों तक भी आया है, मेरे नाक तक, मेरे गाल तक, मेरे कान तक, मेरे पैर तक, मतलब हर जगह वो खाना पहुंचा है। और हर जगह से क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारे मेरे बॉडी के एक एक अंग अंग तक जा रहा है, खाना भी जा रहा है। इसका मतलब जो खाना होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उस चीजों को पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। आप खुद देखोगे एक थोड़ी देर तक मैं हाथ पे मतलब कोई भी हाथ पे सो जाए, कुछ भी हो जाए, हाथ पे रबर बैंड लगा लो तो वहां पे ना झुंझुनी से चढ़ जाती है, मतलब वो काम ही नहीं करता, मतलब सुनने सा नहीं होता ऐसा। सब कहते हैं कि हाथ सो गया, सो नहीं गया, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाया, वहां पे कुछ भी चीजें हो नहीं पा रही है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने से वहां पे ऐसा हमको फील होता है। अब देखो पढ़ते हैं ब्लड में, तो ब्लड में क्या है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। WBC क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, इसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया, कुछ भी आता है, फॉरेन पार्टिकल्स, उसे लड़ने का काम करता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। प्लाज्मा येलोइश फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, CO2, यूरिया एक्सेट्रा, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा प्लाज्मा करता है। तो अगर आपके एग्जाम में फंक्शन ऑफ ब्लड आए तो ये सारे फंक्शंस आप लिख सकते हो, बट अगर फंक्शन ऑफ आरबीसी आए तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। WBC, प्लेटलेट्स, इनके फंक्शन तो अलग अलग मैंने बताया आपको। और यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें क्या है कि कंबाइन है, कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने का काम करता है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं उनके लिए भी हमारी हेल्प करता है। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में, ठीक है। व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या होता है बेटा, अब लिखा है लिम्फ इज अ पेल येलो फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा बट विदाउट आरबीसी। कि लिम्फ आपका पेल येलो, हल्का पीला रंग का आपका लिम्फ होता है, जो कि प्लाज्मा से सिमिलर होता है, लेकिन इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं। ये फॉर्म्ड व्हेन, बनता कब है, सम फ्लूइड लीक आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, कि जो ब्लड जब ट्रांसपोर्ट होता है ना, आर्टरी से वीन में ट्रांसपोर्ट होता है, जो कैपिलरीज होती हैं उनसे जो कुछ फ्लूइड होता है वो लीक कर जाता है टिश्यू में, और इसी को क्या कहते हैं, हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही सिंपल है, आप इसे पढ़ सकते हो। आगे देखो लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो एक्सक्रीशन है, हमने न्यूट्रिशन से स्टार्ट किया था, हमने समझा न्यूट्रिशन, हमने खाना खाया था, रेस्पिरेशन, हमको वहां से क्या मिली, एनर्जी मिली, हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, कि वो जो हमने खाना खाया, वो जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक गया। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन यानी कि इजेशन, कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए पॉइजन है, जहर है, वो हमारी बॉडी से मतलब निकलने की जो प्रक्रिया उसे कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इतना भी मुश्किल नहीं चैप्टर, बट ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, आपको फोकस से पढ़ना पड़ेगा, आपको डाइजेशन पे मेन फोकस करना है, आपको हार्ट भी समझना है, मतलब हर एक पार्ट समझना है। मैं आपको साथ साथ वो तो बता ही रही हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, तो वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। अब देखो पढ़ते हैं एक्सक्रीशन की, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, जैसे कि यूरिया हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, इसको रिमूव करने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी दो किडनियां हैं, ठीक है, जो हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, मतलब पीछे के साइड, ठीक है, क्योंकि आगे तो बाकी चीजें प्रेजेंट है। फिर हमारी रीनल आर्टरी है, देखो जहां जहां पल्मनरी आएगा वो उसका कनेक्शन किससे होता है, हमारे
लंग से होता है। और जहां जहां रीनल आता है, रीनल देखो आर्टरी तुम्हारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है ना, बट उस आर्टरी को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो जब पल्मोनरी आर्टरी का नाम आएगा इसका मतलब वो आर्टरी लंग से होते हुए आ रही है। जब रीनल का नाम आएगा मतलब कि वो किडनी से होते हुए आ रही है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी होता है, रीनल वेन होता है, तो यहाँ पर रीनल शब्द का इस्तेमाल होता है। रीनल वेन, रीनल आर्टरी, क्योंकि ये भी सेम आर्टरी वेन ही है, लेकिन किडनी से इनका कनेक्शन है, ठीक है। तो किडनी हो गई, रीनल आर्टरी, रीनल वेन हो गई, ये दो पाइप दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हम यूरेटर। ये आपका ब्लैडर, जहाँ पे आपका जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। फिर है आपका ये यूरेथ्रा, एक ओपनिंग है जहां से जो आपका यूरिन है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये आपका डायग्राम है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इतना कुछ टफ नहीं है, बट हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो किडनी क्या है? दो किडनियां होती हैं। ये किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, तो आप लिखोगे किडनी। किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। ये क्या करता है? ये ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का फॉर्मेशन इसका मेन काम होता है। हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ब्लड को फिल्टर क्यों करना है? ब्लड को फिल्टर इसलिए करना है क्योंकि हमने ब्लड में ऑक्सीजन गया हुआ है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, हमने खाना खाया है, उसमें उसका जो भी चीज हमने एब्जॉर्ब कर ली, वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, ये सब चीजें हमारी बॉडी के लिए जहर होती हैं। अब वो जहर हमारी बॉडी में रह जाएगा तो हमको इन्फेक्शन होगा, बीमारियां होंगी। उन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है। इसलिए किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। यूरेटर दो होते हैं, ये ट्यूब्स होते हैं जो कि यूरिन को कैरी करते हैं ब्लैडर तक। मतलब किडनी से यूरिन आया, कहाँ पे गया? ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर ये हमारे यूरिन को स्टोर करता है, और यूरेथ्रा पासेस यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी से जो यूरिन होता है वो बाहर की तरफ पास होता है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ किडनी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? रिमूव वेस्टेज, ठीक है। हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है वो रिमूव करने का काम करता है। सेकेंड, मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, फिल्टर ब्लड थ्रू टाइनी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, क्योंकि देखो जो हमारी किडनी है वो सिंपल सिर्फ किडनी थोड़ी है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम उस नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक पे, आप बोलोगे ना कि मुझे ना टॉपिक दोबारा समझा दो, समझने में दिक्कत हो गई ना, नहीं समझ में आया, कुछ भी एनीथिंग XYZ कुछ भी, मैं दोबारा समझाऊंगी। मैं फुल कोशिश करूंगी कि आपके मार्क्स कहीं से भी ना कटे, आपको सब चीज बिल्कुल डिटेल में समझ में आए, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन हमारी किडनी प्रेजेंट होता है, एक नेफ्रॉन नहीं होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो होता क्या है ये कि नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट इन द किडनी। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। हर किडनी में, मतलब दो किडनी है तो मिलियंस ऑफ, उसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन से पार्ट्स हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है बोमेन्स कैप्सूल, इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये हमारा है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब कि इसका संबंध किडनी से है। उसके बाद सिर्फ देखो आपको जो गुच्छा दिखता है ना, गुच्छा सा दिखता है, ये आपका होता है ग्लोमेरुलस। ये आपका है ट्यूब जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। और जो आपको डक्ट दिख रहा है इसे कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। इसी डक्ट में यूरिन जो होता है वो कलेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको एक डक्ट दिख रहा है, लेकिन ये एक नहीं, मतलब ये ऐसा होता है जैसे कि एक देखो यहाँ से अटैच है, एक नेफ्रॉन पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से होगा, एक यहाँ से भी होगा, यहाँ से होगा, यानी कई सारे नेफ्रॉन का ना एक ही कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो यहाँ पे कई सारे नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करके जो यूरिन होता है इस डक्ट में डालने का काम करते हैं। अब देखो अब हम पढ़ते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? कप शेप का स्ट्रक्चर होता है दैट सराउंड्स अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। कि बोमेन्स कैप्सूल क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर है। आप कह रहा है कि ग्लोमेरुलस क्या करता है? ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आता है। ट्यूब्यूल, जो आपको ट्यूब्स दिख रहे हैं, इन ट्यूब्स का क्या काम होता है भैया? जो ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब क्या करते हैं? अ लॉन्ग ट्यूब वेयर रीअब्जॉर्प्शन हैपेंस। जैसे मान लो कि जैसे किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया, बट कुछ ना पोषक तत्व, कुछ अच्छे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स ना रह जाते हैं। तो अब हम रह गए, अब वापस तो निकालेंगे नहीं, तो जो ये ट्यूब है ना, जो ये ट्यूब है, इसमें से वापस से क्या हो जाता है? वापस से रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी बचा खुचा माल छूट गया इसके अंदर वो वापस क्या होता है? रीअब्जॉर्ब होता है। इसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया चलती है। फिर है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है? कलेक्ट यूरिन एंड सेंड इट टू यूरेटर। कि जो एक कलेक्टिंग डक्ट है ये यूरिन को कलेक्ट करता है, और जो आपने यूरेटर देखा था ना यहाँ पे ये यूरेटर, तो किडनी वो जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरिन कलेक्ट करता है और इसी यूरेटर को भेज देता है जहां से ब्लड आता है आपके ब्लैडर में, जो आपकी यूरिन को स्टोर करता है। जब ये फुल हो जाता है तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि भाई इसको क्या करो? खाली करो, ठीक है। अब देखो उसके बाद अब हम पढ़ते हैं
फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बताओ, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? तो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, रीअब्जॉर्ब करता है जो बचा कुचा बढ़िया माल रह गया है, फॉर्म्स यूरिन, यूरिन को फॉर्म करने का काम करता है। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? तो 3 बेसिक स्टेप होते हैं। पहला फिल्ट्रेशन, ब्लड हमारा फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से, ठीक है, यूरिया, वाटर, सॉल्ट प्रोसेस इनटू ट्यूब्यूल। फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है जो बचा कुचा चीज है, और फिर यूरिन कलेक्ट होता है, यूरेटर से आता है, ब्लड में स्टोर होता है और हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है। ज्यादा पानी पिएंगे हमारा ब्लड अच्छी तरीके से फिल्टर होगा, हमको हमारी बॉडी में टॉक्सिक नहीं रहेगा, यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ, यूटिया नहीं होगा। तो पानी भी खूब पिए। तो ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको लाइफ प्रोसेस 1 शॉर्ट में कवर कराया है। जो भी डाउट होगा, कुछ भी अगर आपको दिक्कत रह जाएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये प्लीज मुझे बताना, ताकि मैं वो चैप्टर जल्द से जल्द आपको कवर करा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।